सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका आज लेक्चर नंबर 9 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन से टाइप के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन बताया था, एक्सटिंक्शन बताया था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मैंने आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बताए थे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज कॉजेज जानने वाले हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो तो ध्यान से देखो सारी चीज़ों को। तो सबसे पहला जो बेसिकली कॉज जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के डिग्रेडेट होने का, वो होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कह सकते हो मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा मतलब हमारा जो रीज़न होता है बेसिकली कह सकते हो वो होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब क्या कि जो हमारी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, उनके धुआं निकालना, ऐसे केमिकल्स निकालना, पानी के अंदर केमिकल डाल देना, या फिर आसमान में एयर में ऐसे प्रदूषण फैला देना, इसकी वजह से सबसे बड़ा कह सकते हो ये फैक्टर होता है आज के समय में, जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, डैमेज पहुँचा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इसकी वजह से देखोगे तो बेसिकली हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है वो भी बर्बाद हो जाता है, मरीन डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स लिखे पढ़ते हैं तो वो लिखा गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज केमिकल्स विच राइज इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ओजोन लेयर, ठीक है। मतलब क्या कि देखो, इंडस्ट्रीज जो होती है, कंपनीज जो होती है, ये काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें से काफ़ी सारे केमिकल्स निकलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, देखो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, मैं भी आपने पढ़ा था, मैंने कितने बार बताया, फिर भी याद दिलाता हूँ। देखो, हमारी जो अर्थ होती है, ये मान लो सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी जो अर्थ है, इसका जो सबसे पहला लेयर होता है इसको हम टॉपोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये सेकेंड लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर का सेकेंड जो लेयर होता है उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जब टॉपोस्फीयर खत्म होता है ना, जैसे ही हमारा ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, उसके ठीक स्टार्टिंग में ही हमारा होता है ओजोन लेयर, ठीक है। मतलब टॉपोस्फीयर जो रहता है उसके ऊपर होता है हमारा ओजोन लेयर, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर आपको पता ही है, ओजोन लेयर करता क्या है भाई, हमारा जो ओजोन लेयर है, सन जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रे जो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, वो धरती के ऊपर पहुंचने से रोकता है उसे, ठीक है। और हमारे धरती के ऊपर सिर्फ कुछ लिमिटेड ही लाइट पहुंचती है, जो कि हमारी धरती के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है, साथ ही में हमारे पास वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता है तो क्या होगा आपको बताता हूँ। देखो, अगर ओजोन लेयर नहीं रहता है तो पहली बात तो स्किन कैंसर होगा लोगों को, ठीक है। खास करके उन लोगों को होगा जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये होता कैसे, पहली बात देखो, यहाँ पर हमारा ये जो बेसिकली ओजोन लेयर जो है, मतलब धरती के ऊपर जो ओजोन लेयर होता है, वो डिप्लेशन होता कैसे है। देखो, ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है, वो पहली बात तो देखो हमको दिखाता हमारा जो अंटार्कटिका, जैसे आपने सुना होगा ना, ओजोन लेयर में छेद हमको दिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखा कहाँ पे, तो ये दिखा है अंटार्कटिका ऊपर, ठीक है। देखो, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता कैसे, दो इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है क्लोरीन, और दूसरा होता है बेसिकली हमारा जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ऐसी जगह है जहां पर -80 डिग्री से कम का टेम्परेचर है, जैसे अगर आप अंटार्कटिका देख लो, वहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है। और अगर वहाँ पर क्लोरीन जो है, बेसिकली ये जो एलिमेंट है क्लोरीन, ये अगर वहाँ पर आ जाता है तो ये दोनों मिलकर जो रहते हैं, ओजोन लेयर जो रहता है, बेसिकली देखो, डिप्लेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ओजोन लेयर में छेद हो जाना, ठीक है। डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन लेयर की मान लो इतनी मोटी परत थी तो थोड़ी सी बीच में मान लो पतली परत हो जा रही है, इतनी परत गायब हो जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मतलब पतला परत हो जाना, ठीक है। पहले मोटी थी तो अब पतली परत हो गई है ओजोन लेयर की, तो इसी को डिप्लेशन बोलते हैं, ओके। तो ये जो बेसिकली हमारा क्लोरीन रहता है और जो -80 डिग्री रहता है टेम्परेचर, ये दोनों मिलकर करते क्या है कि बेसिकली ये जो हमारा ओजोन लेयर के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो ओजोन लेयर के अंदर जो ओजोन लेयर रहता है, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और धीरे धीरे होता है क्या है कि हमारे ये जो ओजोन लेयर होता है, इसके अंदर जितने भी ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं और ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, और ये पतला होते जाता है, मोटे से पतला होता है। इसी को
हम ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्लोरीन आता कहाँ से है? ठीक है, तो क्लोरीन आता है CFC नाम के एक मॉलिक्यूल रहता है, केमिकल रहता है, जो कि फैक्ट्रीज के धुएं से निकलता है। ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज जब कुछ बना रही रहती है, प्रोडक्शन कर रही रहती है, तो उसमें से धुआं निकलता है जो कि होता है CFC, और इसके अंदर होता है क्लोरीन। ठीक है, CFC के अंदर और भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस उसका कोई काम नहीं रहता। इसके अंदर एक क्लोरीन रहता है जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली क्लोरीन रहता है, जिसको देखो अगर इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पर लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके अंदर जो क्लोरो वर्ड है ना, ये क्लोरीन को दिखाता है। ठीक है, तो ये जो C है ना, क्लोरीन, ये इसके अंदर रहता है। तो ये जो क्लोरीन रहता है ये मेन काम करता है। ये करता है क्या है कि टेम्परेचर के साथ मिक्स होकर बेसिकली -80 डिग्री से अगर ऊपर का टेम्परेचर रहता है, तो उसके एरिया का जितना भी एरिया रहता है वहाँ पर क्लोरीन करता क्या है कि उस एरिया के जो ओजोन लेयर रहता है उसको पतला कर देता है। ठीक है, इसलिए देखो हमारा ये जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन है वो कहाँ पर हमको दिखाता है? एंटार्क्टिका में दिखाता है। ठीक है, एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका पूरा हमारा एंटार्क्टिका, उसके ऊपर अगर देखोगे आप, अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च में मार सकते हो, तो वहाँ पर आपको दिखेगा मतलब ग्लोब लेवल पे कि देखो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो एंटार्क्टिका में दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, साथ ही में वहाँ पर हमने क्योंकि क्लोरीन की मात्रा बहुत बढ़ा दी, हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया था, क्लोरीन इतना ज़्यादा फैला दिया था, ये CFC बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से इसका जो क्लोरीन रहता है वो ओजोन लेयर को खराब करते हैं, उसकी जो परत है उसको पतली करते जाता है। ठीक है, तो इसी को ओजोन लेयर डिप्लेशन बोलते हैं। तो देखोगे तो इसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट हार्म पहुँच रहा है। ठीक है, वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिड रेन हो गया, बहुत ज़्यादा अगर हम धुआं निकालते हैं, मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्रिक ऑक्साइड, ये सारी जब हम गैसेस जो है आसमान में छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि बेसिकली देखो जब आसमान में ये सारे हम गैसेस छोड़ते हैं, तो देखो पहली बात समझो, देखो हमारा जो आसमान रहता है, जैसा मान लो आप, ये आप हो, ठीक है, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, और आपके आसपास जो रहते हैं काफ़ी सारे गैसेस रहते हैं, बट आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता ये सारे गैसेस, और जब बारिश होती है तो ये जो गैसेस होते हैं वो इस पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो हमारे जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि देखो जब बारिश होती है ना, तो जो बारिश का पानी होता है वो थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, बहुत कम लेकिन होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, बट आसमान में प्रदूषण फैला हुआ है, और जब बारिश का, जब मान लो ये समुद्र है, ठीक है, पानी जो रहता है, जब मतलब समुद्र या फिर किसी भी तालाब का पानी जब ये सूखने लगता है, मतलब बेसिकली वेपर होने लगता है, मतलब जब भाप बनने लगता है, तो होता है कि आपको मालूम होगा वाटर साइकिल, कि भैया तालाब का पानी जो रहता है या फिर समुद्र का पानी जब भाप बनता है और फिर वो बादल बन जाता है। ठीक है, तो होता है क्या, जब ये भाप बनता है तो ये जो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो सल्फर ऑक्साइड रहता है उसके साथ मिल जाता है ये भाप का पानी, जिसका बाद ये बन जाता है नाइट्रोजन एसिड और बेसिकली सल्फ्रिक एसिड। ठीक है, और ये जाकर मिल जाता है उस बादल के अंदर। ठीक है, और बादल के अंदर वही गैसेस जो रहते हैं, ये जो केमिकल गैसेस थे, वो उस पानी के साथ भी मिल जाते हैं, वाटर वेपर के साथ भी मिल जाते हैं, और जब बारिश होती है तो सिर्फ पानी नहीं निकलता, साथ में वो एसिड भी उसके साथ ही निकलता है, और इसी को एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी देखोगे तो किसके वजह से हो रहा है? इंसानों के प्रदूषण की वजह से हो रहा है। ऐसी और भी चीज़ें होती है, स्मोक होता है, पुअर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन हो जाता है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो बोथ इंडस्ट्री ऑपरेशन एंड ऑटोमोबाइल्स हैव रिलीजेड और gigantic amount of emission in the atmosphere। ठीक है, मतलब बेसिकली काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और जो हमारी ऑटोमोबाइल्स होती है, यानी गाड़ियाँ जो होती है, उनकी प्रदूषण की वजह से कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैसेस निकलते रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। द एमिशन हैज रिजल्टेड इन एसिड रेन। एसिड रेन होता है, इसकी वजह से स्मोक होता है, पुअर एयर क्वालिटी हो जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है, एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, साथ ही में एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है, जो कि काफ़ी इंटेंसिटी होता है, मतलब बहुत बेकार एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, पर देखो अब जो दूसरा कॉज होता है, बेसिकली मतलब कारण होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, वो होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, मतलब क्या कि जब किसी भी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस जगह पे बेसिकली उस जगह पे आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आप, जैसे आप इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से अब यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए रहेगा, हमें खेती बाड़ी ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अब मान लो घर पे अगर कोई भी चाहिए, जैसे मान लो आप गाँव में रहते हो, ठीक है, अब गांव में मान लो अगर 2 लोग रहते हैं और दोनों लोग अगर मान लो लकड़ी के चूल्हे से गैस चलाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत ही लकड़ी तोड़नी पड़ेगी। बट अगर मान लो यहीं पे 100 लोग हो जाते हैं, तो अब मान लो 100 लोग हो जाएंगे, तो सबको अगर लकड़ी का चूल्हा जलाना रहेगा तो बहुत ज़्यादा लकड़ी काट के लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है किसी भी कंट्री की, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगता है, और वहाँ पर मतलब कह सकते हो
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि द थर्ड वर्ल्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज आर विटनेसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देयर इज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, कि काफ़ी सारी चीज़ों पे मतलब प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे वाटर रिसोर्स, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, अगर मुंबई में देख लो यहाँ पर, या फिर मुंबई या फिर अगर आप उसके आसपास में रहते होंगे तो वहाँ पर पानी की कभी कभार कमी भी हो जाती है। ठीक है, भैया पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लो पॉपुलेशन कम रहती तो पानी की दिक्कत ही नहीं होती। कभी सुना है जापान में, भैया जापान में पानी पड़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे, वैसे तो वहाँ पर समुद्र है इसलिए नहीं पड़ती है, वहाँ पर तो बाढ़ ही आ जाता है डायरेक्ट, बट अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की जो है मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो, अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर लोग खाना खाएंगे भी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर बहुत सारे 100 लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर मान लो 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों के लिए हमें खाने पीने के भी इंतजाम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो खेत होते हैं, क्योंकि हमारे पास मान लो इतना ही खेत है और हमको 100 लोगों के लिए खाना तैयार करना है, तो हमें और खेतों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से अब हम जंगल काटेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी खेती करने के लिए हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो खेत रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से देखो कंपनीज जो रहेगी, क्योंकि अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज नई खोलनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, ज़्यादा कंपनीज खोलेगी, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, हो गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो देखोगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेडेट होना चालू हो जाता है, तो ये भी एक कॉज होता है। दूसरा कॉज होता है फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या कि खेती के अंदर अगर हम ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, नई नई मशीन्स लेके आ जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बेसिकली हमारा ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सॉइल इरोशन टेक प्लेस ड्यू टू वेरियस एक्टिविटी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था, जो सॉइल इरोशन होता है, अगर मान लो जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, और आपके खेत के अंदर आप अपना जो बेसिकली ट्रैक्टर है उसको खूब चला रहे हो। ठीक है, मतलब पूरे खेत को पूरा जोत रहे हो, एकदम पूरा जमीन जो है उसको खोद के पूरा खुरखुर कर दी हो। ठीक है, पूरा जो जमीन है आपका ऐसे पूरा खुरखुरा गया है, एकदम मतलब इधर उधर कर दी हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लो कल को कहीं एकदम तेज बारिश आ जाती है, मान लो आपका मुंबई में एरिया एकदम किनारे में है, समुद्र के पास में, और वहाँ पे आपने ऐसा खेती कर दिया जिसके अंदर आपने फसल उगा दिया, आपने सोचा मस्त अब फसल उगेगी। अब मालूम पड़ा कल एकदम तेज बारिश आई, पूरा फसल जो थी आपकी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि मट्टी जो थी वो बहकर चली गई। आपने इतना मट्टी को खोद दिया था, इतना खरबरा दिया था कि अब मट्टी जमीन से अटैच ही नहीं थी, चिपकी हुई नहीं थी, कि थोड़ी भी बारिश आई पूरे मट्टी बहकर चली गई। ठीक है, जिसके साथ आपकी फसल भी बर्बाद हो गई। तो देखोगे यहाँ पर तो सॉइल, इसको हम सॉइल इरोशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मट्टी लैंड की जो ऊपर की लेयर होती है, सॉइल जो रहता है, जब हट जाता है ज़मीन से, तो उसको मतलब ज़मीन से जब बहकर चला जाता है, आगे चला जाता है, चाहे वो हवा से जाए चाहे किसी से भी जाए, तो उसको हम सॉइल इरोशन बोलते हैं। ठीक है, क्या वो ज़मीन कुछ समय बाद बंजर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका मेन जो ऊपर का लेयर था सॉइल वो हट जाता है, और सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। ठीक है, और वही ज़मीन को अच्छा खासा बना कर रखता है। ओके, तो देखोगे तो सॉइल इरोशन इसके वजह से होता है जब ज़्यादा हम ऐसे मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है ड्यू टू यूज़ ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन लाइक ट्रैक्टर्स, रैपिड डिस्ट्रक्शंस, ऐसे मशीन्स जो होते हैं वो। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ फार्म इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। द इम्बैलेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो रिजल्ट इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द फार्म सिस्टम। ठीक है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे मतलब हमारा जो खेती रहेगा, हमारा जो खेत रहेगा वो पूरी तरह से आप कह सकते हो एक बंजर बन जाएगा अगर हम ज़्यादा इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हमें मॉडर्नाइजेशन नहीं करना है, मतलब ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं करना है। ये तीसरा कॉज है इसका, या ज़्यादा हम अगर मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं यानी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऐसे टाइम पर जो है हमारा जो सॉइल इरोशन होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, आप इतना भी लिखोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉज होता है बेसिकली पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कि होता क्या है कि काफ़ी सारे फार्मर्स जो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली आप कह सकते हो मतलब केमिकल्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड मतलब बेसिकली जो कीड़े मारने की दवा होती है, ऐसे धुआं होता है, या फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो खेतों में डाल देते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर डाल देते हैं जल्दी जल्दी फसल उग जाए। ठीक है, कि भैया जल्दी जल्दी उगेगी तो बेच देंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, और पेस्टिसाइड इसलिए डालते हैं कि कीड़े जो है हमारे फसलों को नहीं
खाएंगे, जिसकी वजह से कीड़े अगर मर जाएंगे तो हमारे फसलों को नहीं खाएंगे और हमारा जो फसल रहेगा वो बचा रहेगा, ठीक है। पेस्टिसाइड में देखो मेनली होता क्या है, पेस्टिसाइड करता क्या है कि जो प्लांट है उसके ऊपर जहर फेंक दिया जाता है और कीड़े अगर इस जहर को खाते हैं तो मर जाते हैं, ठीक है, यही काम होता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये रहता है कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट होता है वो भी तो हल्का फुल्का जहरीला हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। और साथ ही हमारी ज़मीन जो रहती है वो भी उसके अंदर भी, क्योंकि वो केमिकल्स चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो भी ज़मीन बंजर बन जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो रहता है अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम। तो देखो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया, इसको पढ़ लो। देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैव रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फॉल्टी यूज मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करना ऑफ फर्टिलाइजर हैज कॉज्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न कॉज वेरियस डिसीजेज, ठीक है। कि मतलब अगर हम गलत तरीके से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो जाए, साथ ही में इसकी वजह से काफ़ी सारी डिसीजेज भी हो सकती है, बीमारियाँ भी हो सकती है। मान लो आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए, उसकी मदद से प्लांट तो ग्रो हो गया लेकिन हो सकता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स हो जिसकी वजह से वो कुछ बीमारियां क्रिएट कर दे, ठीक है। साथ ही में हमारा जो ग्राउंड वाटर रहता है, जो मतलब ये जो रहता है ना, मतलब एक कह सकते हो जो हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जहरीला बन जाता है, वो भी कह सकते हो सूखने लग जाता है। जो ज़मीन के अंदर पानी रहता है, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन खोदते नहीं, ज़मीन खोदने के अंदर ज़मीन के अंदर पानी मिलता है, उसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी बर्बाद होने लग जाता है, ठीक है। ऑल्सो द एक्सेसिव पेस्टिसाइड मतलब जो हमारा पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने के लिए जो दवाई होती है, जो कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ होती है, और जो हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि वीड्स को डिस्ट्रॉय। देखो हर्बिसाइड मतलब वो होते हैं जो ऐसे नहीं रहते जंगली मतलब घास फूस उग जाती है तो उसको हटाने के लिए हर्बिसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो मतलब हम छिड़कते हैं ना अपने मतलब फार्मिंग के अंदर, तो इनके वजह से होता क्या है कि सॉइल कंपोजिशन खराब हो जाता है, सॉइल जो रहती है मतलब मिट्टी जो रहती है वो उपजाऊ से खराब होने लग जाती है, और केमिकल्स की वजह से हमारी जो है मतलब केमिकल्स जो रहते हैं उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन होती है वो बंजर बनने लग जाती है। क्योंकि देखो ये जो केमिकल्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब क्या कि ज़मीन इन्हें खराब नहीं कर सकती, मतलब गला नहीं सकते। मान लो जैसे केमिकल आपने फेंका ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो ज़मीन इसे ख़त्म नहीं कर सकती है, ज़मीन के ऊपर ये केमिकल्स रहते हैं जो कि ज़मीन को डैमेज करते रहते हैं, और ज़मीन जो रहती है एक टाइम ऐसा आता है जबकि ये ज़मीन जो रहती है वो अब मतलब बंजर बन जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा चौथा कॉज होता है कि हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है और हमारा सॉइल जो रहता है वो डिसर्टिफिकेशन में चला जाता है, मतलब बंजर बन जाता है, ठीक है। तो ये भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है, ये भी एक कॉज होता है। पांचवा कॉज होता है फिलिंग ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों को काटना, ठीक है। पेड़ों को अगर हम काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। देखो लिखा गया है illegal felling of trees in most of the part of the developing country. Tree felling is done by villagers for fuel and to earn livelihood by selling logs. मतलब क्या कि देखो बेसिकली यहाँ पर देखो तो काफ़ी सारे इलीगल जो रहे, मतलब अभी के टाइम पर देखो तो हर एक देश जो है अपने देश के अंदर, जैसे आप इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, हर जगह अगर आप देखोगे तो पेड़ काटना बैन हो चुका है, ठीक है। आप नहीं काट सकते पेड़ों को, ठीक है। बट अभी भी देखो काफ़ी सारे जो गरीब लोग होते हैं गाँव के अंदर देखोगे तो लोग पेड़ों को काटते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि वो अपने घर चला सके उसे बेचकर, या फिर अपने घर के अंदर चूल्हा चला सके, ठीक है। तो उसके लिए जो गरीब लोग होते हैं वो उन पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, चाहे जैसे खाना बनाने के लिए घर के अंदर, तो वो सारी चीज़ों के लिए लोग जो रहते हैं वो पेड़ों को काटते हैं, ठीक है। सो ट्री फिलिंग हैज़ रिजल्टेड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। कि ट्री फिलिंग की वजह से, मतलब फिलिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है, कि अगर हम ट्रीज को काटे इसकी वजह से होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट रहता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल प्लेस क्लोजर टू मुंबई सच एज लोनावला and Mahabaleshwar, which once boasted of thick green cover, has shown the sign of massive deforestation. Even in Mumbai, the forest has reduced due to encroachment. मतलब क्या बेसिकली यहाँ पर कि देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे अगर मुंबई के आप आसपास लोनावला और जो महाबलेश्वर है वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर पहले थोड़ा ज़्यादा मतलब हरा भरा जंगल टाइप में था, ठीक है। बट अभी देखोगे वहाँ पर भी अब लोग पेड़ काटते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो पेड़ कम होते जा रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाका है बेसिकली वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जंगल ज़्यादा थे, लेकिन अब लोग वो भी काटते जा रहे हैं, ठीक है। एंड मुंबई में देखो काफ़ी सारी तो ऐसी जगह होती है जो पब्लिक नहीं होती है, ठीक है। मतलब मान लो प्राइवेट प्लेस है, आपकी ज़मीन है जहाँ पर जंगल है, ठीक है। तो आप क्योंकि वो आपकी ज़मीन है इसकी वजह से भी लोग काट देते हैं, भैया मेरी ज़मीन है मैं क्या करूँ मेरी मर्जी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी लोग इनक्रोचमेंट की वजह से लोग काट देते हैं ज़मीन को, भैया मेरी ज़मीन है मैं काटूँ, ठीक है। इनक्रोचमेंट का मतलब होता है जब आपकी प्रॉपर्टी होती है और आपका उसका कैसे भी फालतू तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको सारी चीज़ें दिखती है। तो जब फिलिंग ऑफ ट्रीज होती है, लोग पेड़ों को काटते हैं, तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको पता ही है भैया। ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सॉइल इरोजन भी होता है इसी की वजह से, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है, ओके।
उसके बाद देखो सिक्स्थ कॉज होता है चेंजिंग लाइफस्टाइल, यानी क्या कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। पहले लोग गांव में रहते थे, पेड़ वेड़ उगाते थे, मस्त वहाँ पर रहते थे पहाड़ों के इधर, बट अब क्या हुआ है, लोगों ने पेड़ काट दिए, पहाड़ तोड़ डाले और यहाँ पर बिल्डिंग बना दी। ठीक है, तो बेसिकली देखो लोगों के लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से भी ये भी एक कॉज है, रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिप्लेट हो रहा है। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज बनने की वजह से यहाँ पे प्रदूषण होता है, लोग गाड़ियों से जाते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, और फिर इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिप्लेट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो लिखा है कि द चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल स्पेशली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया आर हैज रिजल्टेड इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जैसे इन अर्बन एरियाज एंड मिडल अर्बन एरिया, वहाँ पर देखोगे आप, देखो यहाँ पर बताया गया है कि इन मिडल एंड बेसिकली जो रिच लोग होते हैं वहाँ पर आपको दिखेगा कि वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिव यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर, जो एसी होता है हमारे घर में, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली अमीर या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके घर पे आपको दिखेगा। ठीक है, एंड रेफ्रिजरेटर मतलब वही अपना फ्रिज जो होता है। ठीक है, तो विच अफेक्ट द एयर इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली देखो एसी करता क्या है, मेनली देखो एसी का काम ये रहता है कि बाहर की जो ठंडी हवा, देखो पहले एसी करता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, मान लो आपका कमरा है तो आपके कमरे के अंदर जितनी भी बेसिकली मतलब गर्म हवा रहती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और बाहर फेंक देता है। ठीक है, मतलब पीछे फेंक देता है, पीछे जो आपने इसके पीछे कूलिंग फैन लगाया रहता है उसके मदद से फेंक देता है। ठीक है, और अंदर जो है ठंडी हवा फेंक देता है। ठीक है, यही काम करता है। अब इससे होता है कि आपका ठंडा तो रूम हो जाता है, बट इसकी वजह से बाहर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, एसी के इस्तेमाल की वजह से। तो ये बेसिकली देखो ये सारे प्रॉब्लम्स आती है। शहरों में भी देखोगे तो देखो शहर में जो लोग होते हैं नॉर्मली, अगर आप देखो जैसे आपने भी किया होगा कि आप कहीं पे जाते हो और आप नॉर्मली घर से बॉटल लेके नहीं जाते हो, क्या करते हो दुकान से कोई भी बिस्लरी का बॉटल खरीद लेते हो। ठीक है, तो आपको अर्बन एरिया में नॉर्मल दिखेगा कि जो लोग होते हैं वहाँ के वो पेट बॉटल लेते हैं। ठीक है, पेट बॉटल मतलब प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है वो लेते हैं और उसी से पानी पीते हैं, या फिर कुछ भी और सॉफ्ट ड्रिंक हो गया जैसे कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप। ठीक है, जैसा माजा हो गया। ठीक है, तो माजा सॉफ्ट ड्रिंक होता है। ठीक है, अब माजा जो रहता है उसकी पैकिंग किस में की जाती है? ठीक है, पाउच में नहीं की जाती, वो एक बॉटल रहता है प्लास्टिक का जिसमें की जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्लास्टिक होता है, आपको भी पता है भैया, प्लास्टिक जो होता है वो नॉन डिग्रेडेबल मतलब सब्सटेंस है। ठीक है, वो मतलब इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो पाता है, गलता नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई मांस है, आप अपना हाथ काट कर डाल दो ज़मीन पे, एक हफ्ते बाद देखो गायब हो गया। ठीक है, पूरा गल जाता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, बट ये जो प्लास्टिक होता है इसको अगर आप 1000 साल तक भी डालोगे तब भी मतलब ये नहीं गलने वाला है, ऐसी चीज़ होती है। तो बेसिकली प्लास्टिक जो होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। मतलब क्या, जैसे कि मान लो आपने नाले के अंदर का जो अपना गटर होता है ना उसके अंदर मान लो प्लास्टिक फेंक दिया। ठीक है, अब प्लास्टिक फेंकने वजह से, क्योंकि वो तो डिग्रेड होने वाला नहीं है, गलने वाला तो है नहीं, तो होता क्या है प्लास्टिक एक ही जगह पे इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, प्लास्टिक की वजह से होता है क्या, मान लो जैसे ये नाला था। ठीक है, अब नाला है, इसके अंदर मान लो इस एरिया में प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब होता है क्या, नाले के अंदर मान लो जो भी कचरा है सब इधर ही इकट्ठा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नाला बंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा और पूरा पानी फिर भर जाएगा। ठीक है, और फिर और पानी अगर आता है तो नाले के बाहर पानी आने लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होने लगती है। काफ़ी सारे जानवर होते हैं जो उस प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिसकी वजह से देखोगे तो बेसिकली ये वो मर जाते हैं जानवर। ठीक है, पानी के अंदर देखो हमने काफ़ी सारा कूड़ा कचरा कर दिया, जो समुंदर हो गया, तालाब हो गया, तो उसके अंदर ये जानवरों को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपने सुना होगा प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है वो बैन कर दी गई है यही चक्कर के अंदर। ठीक है, जो प्लास्टिक के कैरी बैग होते हैं उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और इनकी वजह से सॉइल वाटर रिसोर्सेज में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सिक्स्थ कॉज था। ठीक है, उसके जो कि था चेंजिंग लाइफस्टाइल। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा सेवेंथ कॉज है वो है ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स जो हो गए। ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, उन्हें हम ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी गाड़ियाँ जो होती है, शहरों में आप देखोगे कि हर किसी के घर में कार हो ना हो बाइक होती है, बाइक ना हो तो स्कूटर होती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई व्हीकल होता ही है। अब होता क्या है कि हर एक घर में अगर व्हीकल होता है, स्कूटर, कार या फिर बाइक होता है, तो उससे वो पेट्रोल भरवाते हैं, जिसकी मदद से वो अगर इधर उधर घूमने जाते हैं तो वहाँ से निकलता है ढेर सारा प्रदूषण। ठीक है, ढेर सारा धुआं निकलता है और वो धुआं जाता है गैस के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर में, और वो फैलाता है हमारा बेसिकली एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो देखोगे तो ऑटोमोबाइल के वजह से यानी जो गाड़ियाँ होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देख लो यहाँ पर हमारा जो दिल्ली हो गया, मतलब जो दिल्ली होता है हमारा बेसिकली, वहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह का एकदम धुआं धुआं, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं वाला सीन देखोगे ना, वही वाला सीन हो जाता है। ठीक है, एकदम धुआं धुआं, लोग अपने अपनी गाड़ियों से जा रहे रहते, पूरा
इस पे पूरा हर जगह जो रहता है वो प्रदूषण फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर हर एक आदमी जो रहता है अपनी खुद की गाड़ी से अगर जा रहा रहेगा तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा, सब प्रदूषण फैलाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो तो ये भी एक कॉज है कि भैया सब लोग जो है खुद की गाड़ियों से चलते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते, या फिर पैदल नहीं चलते, या फिर साइकिल से नहीं चलते, सब गाड़ियों से जाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि द एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेशली इन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली हैज़ रिजल्टेड इन एयर पॉल्यूशन। द एयर पॉल्यूशन कॉज सर्टेन डिजीज इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। कि देखो जो शहरीले इलाके होते हैं जैसे मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया, यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर एक आदमी जो रहता है वो अगर मान लो यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी मान लो भाजी मंडी है तो वहाँ पर भी बाइक से ही जाएगा, ठीक है। वो खुद पैदल चलेगा नहीं या फिर साइकिल से नहीं जाएगा। साइकिल तो दूरी की बात है भैया, साइकिल से क्यों जाएगी, इज्जत ही हो जाएगी। साइकिल से जाने से अच्छा मैं पैदल चल जाऊँ, वो ज़रा ठीक रहेगा, ठीक है। बट लोग जो रहेंगे वो पैदल भी नहीं जाएंगे, अगर उनके पास बाइक रहता है तो वो सिर्फ उतनी सी दूरी के लिए भी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उस बाइक के इस्तेमाल की वजह से होता है क्या है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने से जो अस्थमा हो गया या फिर हार्ट डिजीज होते हैं वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। खास करके जो अस्थमा हो गया, ठीक है। अगर आप देखो पूरी दुनिया में देखोगे ना कितने अस्थमा पेशेंट है, तो सबसे ज़्यादा जो अस्थमा पेशेंट्स है ना, जो ऐसा नहीं रहता इनहेलर रहता है भैया सांस रुक जाती है कि भैया सांस नहीं आ रही है, तो वो वाला वही अस्थमा पेशेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में देखो कौन से देश में सबसे ज़्यादा अस्थमा पेशेंट है तो आपको इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि ऑटोमोबाइल स्पेशली ड्यूरिंग रश ट्रैफिक हावर इंक्रीज एयर इमिशन एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट टू पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली देखो जब कोई ट्रैफिक हो जाता है, मतलब किसी एरिया में, जैसे यहाँ पर देख लो ये जो है एरिया, मान लो यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है, तो जब ट्रैफिक हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते, लोग चालू ही रखते हैं अपनी गाड़ी को, जिसकी वजह से एयर जो पॉल्यूशन रहता है वो कंटिन्यूसली एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लोग जो रहते हैं ढंग से सांस नहीं ले पाते और एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतलब चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे बढ़ता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो बेसिकली एयर मतलब कह सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है यानी AQI जो होता है वो कम होने लग जाता है, मतलब बढ़ने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रहता है ख़राब होने लग जाता है। ये है क्या बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो मैं आपको बताता हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये गवर्नमेंट ने बेसिकली एक टाइप से कह सकते हो ये एक टाइप से एक इंडिकेटर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि आपको ये बताता है कि आपके लोकेशन में अभी आपकी जो एयर की जो क्वालिटी यानी आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो हवा की जो क्वालिटी है वो कैसी है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, आप चाहो तो आप खुद से भी सर्च मार सकते हो, आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होगा ना, तो वहाँ पर जाकर बोल देना कि व्हाट इज़ द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ माई नियर बाय, मतलब आपके आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है या फिर एयर क्वालिटी मेरे आसपास की, तो वो जो गूगल असिस्टेंट रहेगा वो आपको इस तरह का बता देगा। जैसे मैंने दिल्ली का बताया था, दिल्ली का सर्च मारा था, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो दिल्ली का यहाँ पर मैंने बोला था कि भैया दिल्ली जो है वहाँ का बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो बेसिकली ये जो हमारा मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो करता क्या है कि जो एयर की क्वालिटी रहती है उसको कुछ लेवल्स में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे 0 से लेकर 50 तक हरा दिखाएगा, ठीक है। फिर 50 से लेकर 100 तक हल्का हरा दिखाएगा, फिर 100 से लेकर 200 तक थोड़ा और येलो में दिखाएगा, फिर 200 से लेकर 300 तक थोड़ा ऑरेंज में दिखाएगा, और बेसिकली 300 से लेकर 400 तक बेसिकली लाल में दिखाएगा, और 400 से लेकर 500 तक एकदम लाल में दिखाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम में दिखाएगा, जिसको हम सेवर बोलते हैं, ओके। तो दिखाएगा कि आपका जो एरिया है वो कौन से लेवल पे आता है, आपका एरिया क्या मॉडरेट में आता है, इसको हम मॉडरेट बोलते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि भैया मॉडरेट लेवल पे ए जो है यानी प्लस दिल्ली जो है, ये ए जो एरिया है वहाँ पर प्लस वाला है, यानी यहाँ पर मॉडरेट है, ठीक है, मतलब मॉडरेट एयर क्वालिटी है, ज़्यादा कोई ख़राब क्वालिटी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है, एयर की। तो इसको एयर इंडेक्स बोला जाता है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। कि आपके आसपास का जो नियर बाय आपका जो एरिया है वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है, तो वो ख़राब होती है जब आप किसी ट्रैफिक में फंस जाते हो और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। इसके अंदर होता है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स की ग्रुप्स होती है जो कि ये हमेशा देखती रहती है कि कौन से एरिया में कितना एयर पोल्यूशन है और कितना उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो ये देखते रहते हैं, और ये कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको, ठीक है। सो अंडर स्वच्छ भारत अभियान, देखो बेसिकली ये जो एयर इंडेक्स, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये चालू कब किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो जब स्वच्छ भारत अभियान
अभियान जब चालू किया गया था ना, ये जो इनिशिएटिव था कि भैया हमको अपने भारत को स्वच्छ करना है, तो ये जब किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट जो है, मतलब इन्वायरमेंट की जो बेसिकली मिनिस्ट्री है, उन्होंने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली इसके ध्यान के रखते हुए इन्होंने AQI को जो है 7 सितंबर 2014 को लॉन्च किया। ठीक है, बेसिकली AQI क्या है, वही हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इसको चालू किया 7 सितंबर 2014 को। ठीक है, जो कि ये देखता है कि भैया मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे आसपास की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैसी है, एयर क्वालिटी कैसी है, और इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा मतलब हेल्थ कंसर्न ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसा मान लो दिल्ली है, दिल्ली में एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सट्रीम में पहुंच चुका था, बहुत ख़राब हो गया था। ठीक है, बट अभी के टाइम पे देखो तो मॉडरेट नहीं तो पुअर पे रहता है। ठीक है, मतलब लगभग देखोगे तो इसके आसपास रहता है। ठीक है, गुड नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर, बट इसके आसपास रहता है, पुअर नहीं तो मॉडरेट नहीं तो ये सेटिस्फैक्ट्री में रहता है। सेटिस्फैक्ट्री भी रेयर ही रहता है ना, ज़्यादातर तो मॉडरेट नहीं तो ये आपको पुअर में ही दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का एयर इंडेक्स बनाया गया था 17 सितंबर 2014 को। देखो बेसिकली ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये किस तरीके से काम करता है, इसमें समझना कैसे है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि मतलब लेवल्स बांट दिए गए हैं कि आपकी क्वालिटी जो है वो कैसी है, आपकी एयर की, आपके आसपास की। ठीक है, कि अगर मान लो एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड दे देता है, ठीक है, जैसे आप देखो आप गूगल असिस्टेंट में सर्च मारोगे तो ऐसा दिखेगा आपको कि ये जो है हरा वाला ये गुड के लिए। ठीक है, कि अगर आपकी एयर क्वालिटी जो है वो 0 से लेकर 50 तक की रेंज अगर आपको दे देता है कि भैया आपकी क्वालिटी जो है थोड़े बहुत ही मतलब मिक्सर है, इसके अंदर पॉल्यूशन है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, तब बेसिकली उसको गुड बोल दिया जाएगा कि आपकी क्वालिटी जो है एयर की वो अच्छी है। ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कुछ खास कर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ बहुत कम, कुछ मान लो नील है, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला अगर गुड एयर क्वालिटी रहती है तब। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट लेवल होता है सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, ये 51 से लेकर 100 की लेवल होता है। बेसिकली इसके अंदर होता है क्या है कि अगर पॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो सेटिस्फैक्ट्री होता है। ठीक है, और नाम ही सेटिस्फैक्ट्री मतलब ठीक है चल जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चल जाता है अपने को। ठीक, इसके अंदर भी बहुत कम माइनर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पेशेंट रहेगा कि भैया थोड़ा बहुत भी सांस नहीं ले पा रहे ढंग का, तो उसको अगर ऐसी अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो मर जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी को सांस ही नहीं आ रही है और वो ऐसी सांस लेगा तब उसको ऑक्सीजन मास्क से चाहिए रहेगा। ठीक है, तो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, यहाँ पर आराम से आदमी ठीक ठाक ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है मॉडरेट, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मॉडरेट में होता है कि इसमें 100 से लेकर 200 तक होता है। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है कि बच्चे लोग को थोड़ी बहुत ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है मॉडरेट में। ठीक है, पुअर में थोड़ा सा और एक्सट्रीम हो जाता है, 200 से लेकर 201 से लेकर 300 तक का ये लेवल पहुँच जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, और थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि इसके अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है तो आपको थोड़े बहुत कुछ बीमारियां होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे मतलब जैसे आपको ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी, अस्थमा का, अगर हार्ट डिजीज़ अगर आपको है मान लो, तो आपको उसके रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाओगे असिस्टेंट पे तो आपको इस तरह का दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद वेरी पुअर अगर दिखा दिया, ठीक है, वेरी पुअर बहुत बेकार है, तो ये बेसिकली ये लाल वाला जो है ये वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर 301 से लेकर 400 की ये रेंज पहुंच जाती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ख़राब हो जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जब बेसिकली ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है सेवर। ठीक है, सेवर में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर एक्सट्रीम आप कह सकते हो, जिसके अंदर 401 से लेकर 500 की रेंज हो जाती है, और यहाँ पर रेस्पिरेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई पेशेंट तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा, और दिल्ली का कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, इतना एक्सट्रीम नहीं था, मतलब लगभग इसके पास पहुंच चुका था, वो एक्सट्रीम तक पहुंच चुका था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर दिया गया। देखो बताया भी है, देखो न्यू दिल्ली जो था उसमें रिकॉर्ड की गई थी, तो वहाँ पर की दुनिया का सबसे बड़ा सिटी, मतलब सबसे बड़ा, मतलब कह सकते हो दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला सिटी था हमारा दिल्ली। ठीक है, 2014 में WHO ने बताया था कि भैया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला सिटी जो है वो तुम्हारा दिल्ली है, इंडिया का। ठीक है, जिसके अंदर जो इंडिया की जो बेसिकली अभी के टाइम पे करेंटली में देखो तो AQI जो है वो मॉडरेट नहीं तो हमारा सेटिस्फैक्ट्री में ही चलता रहता है। ठीक है, उसी के आसपास में चलता रहता है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। तो ये भी हमारा बेसिकली एक 7th कॉज है बेसिकली, जिसके वजह से कह सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है कि हम खुद की ऑटोमोबाइल चलाते, खुद की गाड़ियाँ चलाते, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये 7th कॉज होता है।
उसके बाद देखो अब 8 कॉज क्या है हमारा, 8वां कॉज है बेसिकली हमारा अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है। जब कोई गांव है, मान लो ये एरिया है, ठीक है, जैसे ये मान लो एरिया है, ठीक है, और ये अब शहर बनने लगता है तो इसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। या फिर ये एक शहरी इलाका है और गांव के लोग जो रहते हैं वो माइग्रेट करके इधर आते हैं और इस शहर को और ज़्यादा एक्सपांड कर देते हैं, तो इसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इससे भी प्रॉब्लम होती है, देखो आपको पता ही है अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, अगर मान लो इतना एरिया है शहर का, ठीक है, अब इतने सारे लोग मान लो माइग्रेट करके शहर में आ गए, अब इनके लिए जगह तो है नहीं रहने के लिए, तो होता क्या है कि इनके लिए अब जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जंगली इलाके होते हैं, वो काट काट के इनके लिए स्लम बनाए जाते हैं, झोपड़पट्टी बनाई जाती है जहाँ पर ये रह सके, ठीक है। तो देखोगे तो इनकी वजह से पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन होता है जब लोग माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है। साथ ही में क्योंकि यहाँ पर अब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमें देनी रहती है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज ज़्यादा खोलनी पड़ती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर रिसोर्सेज का ज़्यादा यूजेस भी होती है। लोग जो गरीब होते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों को इस्तेमाल करते खाना बनाने के लिए। तो एक टाइप से देखोगे तो जब अर्बनाइजेशन होता है तो ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब लोग जो रहते हैं, जब शहरों से गाँव के इधर आते हैं तो नॉर्मली देखोगे तो जो हम लोग जो रहते हैं, मतलब बेसिकली जो थोड़े गरीब लोग रहते हैं बेसिकली, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, देखो जो अमीर लोग होते हैं उन लोग जाते हैं ब्रांडेड कंपनीज़ के अंदर, मतलब ब्रांडेड स्टोर के अंदर, जहाँ पर उनको जो है पैकेजिंग अच्छी करके दी जाती है, अच्छे खासे जो पेपर के या फिर जो क्लोथ के जो मतलब पैकेट्स होते हैं उनके अंदर सामान दिए जाते हैं। बट जब हम सब्जी लेने जाते हैं, हमको थैली का जो पैकेट होता है उसके अंदर ही सब्जी दे दी जाती है, जिसके बाद हम उस सब्जी को जो है कचरा भरकर उसको कचरे गाड़ी में डाल देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से देखोगे तो फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हम प्लास्टिक को वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, उसको रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बार ई वेस्ट को फेंका जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अर्बनाइजेशन के होते हैं। अर्बनाइजेशन भी एक कॉज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है पॉवर्टी, ठीक है, यानी गरीबी। गरीबी भी एक तरीका कह सकते हो बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से देखोगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि पॉवर्टी कैन ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फॉर इंस्टेंस अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पुअर पीपल रिस्टोर टू फीलिंग ऑफ ट्री, मतलब यहाँ बताया गया है कि देखो जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं, अब जैसे ये इतना स्लम एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एलपीजी गैस जो है वो खुद का खरीद सके, ठीक है। तो ये लोग करते क्या है, जंगल की, क्योंकि इनके देखो आसपास ही जंगल वंगल होते हैं, पेड़ वेड़ होते हैं, तो करते क्या है उस पेड़ को काट देते हैं और फिर उसी पेड़ से अपने घर में चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो तो पहली बार इनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा जब गरीबी की वजह से, ठीक है। साथ ही में क्योंकि खाना बनाने के लिए ऐसी चीज़ों का लकड़ी को जला रहे तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और क्योंकि इन लोग पेड़ काट चुके हैं तो जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखोगे तो गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से भी हमारे देश के अंदर, मतलब कह सकते हो पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो ये भी एक 9th कॉज है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 10th जो कॉज होता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यानी क्या, ये काफ़ी सारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिसके वजह से भी हो सकता है बेसिकली कि हमारा जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेट हो जाए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो रहता है हमारा, वो भी कुछ ऐसे नियम कानून या फिर पॉलिसीज़ बना सकता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक जंगल है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाया कि भैया जंगल को काटने में हम इतना फाइन लगाएंगे, इतना तुमको ये रिस्ट्रिक्शन करें, कुछ भी ऐसा नियम पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से अब अगर मान लो ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाए तो लोग आराम से जाएंगे जंगल को काट देंगे, ठीक है। जंगल को काटेंगे और लकड़ी लेके जाएंगे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। जैसे अगर पाकिस्तान में देखो करेंटली में, अगर 1-2 दिन पहले अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि पाकिस्तान में जो है सऊदी अरब के जो शेख है, बेसिकली वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो आए हैं, मतलब सऊदी अरब के नहीं, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक प्रेसिडेंट आए हैं जो कि वहाँ पर बेसिकली शिकार करने के लिए आए हैं, बेसिकली एक बर्ड का, ठीक है, जो कि सिंध में मिलता है। तो बेसिकली देखो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने आराम छूट दिया, भैया जो चाहे वो हमारी बर्ड्स का शिकार कर सकता है आकर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये जो उनकी पॉलिसी से, इनके वजह से इन्वायरमेंट को हार्म पहुँच रहा है, ठीक है, क्षति पहुँच रही है, ठीक है। यूएई के जो बेसिकली हमारे जो मतलब यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे, ठीक है, याद आया, यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो आए हैं अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो बेसिकली देखो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से देखोगे तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो सकता है, ये भी एक कॉज हो सकता है। उसके बाद 11th कॉज होता है जो होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके वजह से भी इन्वायरमेंट जो है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखो कई बार होता है डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। डैम्स काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, पानी सेव करके रखती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है डैम्स की मदद से। बट
कई बार क्या होता है कि जैसे आप मान लो बहुत तेज़ बारिश आती है तो यहाँ पे जो पानी जो इकट्ठा किया रहता है, अगर मान लो आगे छोड़ दिया जाता है उस पानी को, तो आगे के जितने भी गांव रहते हैं वो डूब सकते हैं। और वहाँ पे अगर मान लो जंगल वंगल रहेगा, झाड़ वाड़ रहेगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो रहेंगी वो जंगल पूरा तबाह हो जाएगा, वहाँ के जो जानवर रहेंगे वो भी मर जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार वो जो रहते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि देखो एक कंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली एक डैम बनाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है, तेहरी डैम नाम का एक डैम बनाया गया था उत्तराखंड में, जो कि एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जो कि काफ़ी सेंसिटिव जगह पे है। मतलब बेसिकली ऐसी जगह पे जहाँ पर आराम से भूकंप आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, मतलब अर्थक्वेक आराम से आ सकता है। अब क्योंकि अगर मान लो अर्थक्वेक आता है तो ये डैम अगर टूट जाता है तो सारा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, सारे पानी गिर जाएगा और जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी और यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई बार वही जो प्रोजेक्ट्स है वो इन्वायरमेंट को खराबी पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉजेज होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। मैं भी आपको, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि द माइनिंग प्रोजेक्ट्स कैन अफेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, दिस इज बिकॉज माइनिंग ऑपरेशन कैन अफेक्ट पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। मतलब क्या कि देखो जो माइनिंग की जाती है, देखा होगा आपने माइनिंग की जाती है, तो जब माइनिंग की जाती है तो उसमें उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पहली बात देखो जब हम माइनिंग कर रहे रहते हैं तो माइनिंग के अंदर से काफ़ी सारे केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, कई बार गैसेस भी निकल जाती है, आग लग जाती है, ऊपर से जहाँ पर माइनिंग की जाती है पूरे उधर के रिसोर्सेस निकाल दिए जाते हैं, अंदर का जो पूरा मतलब बर्बादी उधर का हो जाता है एरिया, ठीक है। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके वजह से भी देखो तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम्स आते हैं, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक लास्ट जो कॉज होता है जिसके वजह से इन्वायरमेंट के अंदर डिग्रेडेशन होता है और जो कि सबसे बड़ा कॉज होता है जो होता है नेचुरल कॉज, ठीक है। नेचुरल कॉज मतलब जो नैसर्गिक होता है, जो नेचुरली आता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो रहता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा गया मेनी नेचुरल प्रोसेसेस कॉज इमिशन, ठीक है, जैसे वल्केनो इरप्ट जो होता है, जैसे ये वल्केनो जल रहा है तो इसमें से जो धुआं निकल रहा है ये किसी इंसान ने नहीं किया, ठीक है, ये नेचुरली निकला है। और इस धुएं की वजह से देखो एयर पॉल्यूशन होगा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। वैसे ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जब वल्केनो फटता है उसमें से एशेस निकलते हैं, ठीक है, एसिड निकलते हैं, मैग्मा निकलता है, इसमें इसके वजह से मैग्मा की वजह से भी देखोगे जितने भी रास्ते में पेड़ वेड़ आएंगे सब मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, पूरा अगर मान लो जंगल है आगे तो वो भी तबाह हो जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, उसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे जंगल में जब आग लग जाती है, मान लो कोई जंगल है, ठीक है, और उस जंगल में मान लो आग लग जाती है तो उस आग लगने की वजह से भी उस जंगल से भी काफ़ी सारे धुएं निकलते हैं, इमिशंस निकलते रहते हैं, ठीक है। जंगल जब जल जाता है, ठीक है, तो उसमें से काफ़ी सारी जहरीली गैसेस भी निकलती है, जैसे कार्सिनोजेनेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है वैसे जब जलेगा, तो डिऑक्सिन नाम का भी ये कंपोनेंट निकलता है, सब्सटेंस निकलता है गैस के रूप में। तो ये सारी चीज़ें निकलती है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो रहता है वो डिग्रेडेट होना चालू हो जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ओके। तो बेसिकली ये कुछ 12 कॉजेज थे जिसके वजह से हमारा जो बेसिकली इन्वायरमेंट है वो उसका डिग्रेडेट। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। एंड इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग रहेंगे उनके साथ शेयर पक्का कर देना ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और वो भी हमारे वीडियोज़ को देख सके। हो सकता है उन आपके जो दोस्त है वो चैनल यूट्यूब पर सर्च मारते हो वीडियो को बट उनको ना मिलता हो मेरी वीडियो, ठीक है, तो शेयर करो उनके साथ भी, और आपके जो कॉलेज के ग्रुप होगा उनके अंदर भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सो शेयर पक्का कर देना। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर वहाँ से भी आपके डाउट्स को पूछ सकते हो आप। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आपको वो जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर अभी 1-2 घंटे बाद मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, अगर मतलब वीडियो को अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी तो जाकर आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।